नमस्कार। आज आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो ऑडिफाई में हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे उस विषय के बारे में जो कि एक समस्या की तरह दिन पर दिन हमारे समाज में बढ़ रहा है। आज हम चर्चा कर रहे हैं डिवोर्स के बारे में। जो लोगों के तलाक हो रहे हैं दिन पर दिन और शादियां टूट रही हैं। लंबे अरसे तक नहीं टिक सकती हैं शादियां आजकल, जो नहीं टिक पा रही हैं, जो आजकल समस्याएं समाज में फैल रही हैं इस टाइप की, उसके बारे में ज्योतिष से हम क्या क्या सीख सकते हैं और ज्योतिष हमें इसके बारे में क्या बताता है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। जो और उससे पहले जो भी व्यक्ति या दर्शक हमारे इस वीडियो को इंग्लिश में देखना चाहते हैं, वो नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करें और आप यही पूरा वीडियो इंग्लिश में भी देख सकेंगे। तो आइए हम आगे अपनी चर्चा को बढ़ाते हैं और जानते हैं कि ज्योतिष डिवोर्स के बारे में क्या कहता है। हालांकि आजकल शादियां दिन पर दिन ये माहौल आजकल बन रहा है कि शादियां ज़्यादा समय तक नहीं टिकती, जल्दी टूट जाती हैं। और ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो प्रेम विवाह करते हैं लोग, उनकी संख्या डिवोर्स लेने वालों की संख्या में एक ज़्यादा परसेंटेज में है। तो ये समस्या एक हम ज्योतिष से कैसे जान सकते हैं, क्या ये जीवन में, आपके जीवन में हो सकती है या नहीं, और यदि कोई भी ऐसा चांस है तो आप उसका निवारण कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। ज्योतिष में हालांकि जैसे आपको पता है कि कारक ग्रह जो अ, शादी के लिए होते हैं, विवाह के लिए जो कारक ग्रह कहे गए हैं ज्योतिष में, वो पुरुषों के लिए शुक्र है और महिलाओं के लिए बृहस्पति है। तो कारक ग्रह जो विवाह के लिए कहा गया है, वो शुक्र पुरुषों के लिए और बृहस्पति महिलाओं के लिए। अब जानते हैं वो भाव जो कि एक विवाह, एक दाम्पत्य जीवन में, एक वैवाहिक जीवन में कलेश पैदा करने के भाव कहे गए हैं। तो वो है छठा भाव, सातवां भाव, आठवां भाव और 12वां भाव। छठा भाव डिवोर्स का ही भाव होता है। सातवां भाव जीवन साथी का भाव है, दाम्पत्य जीवन का भाव है, वैवाहिक जीवन का भाव है, इसलिए हम उसको देखते हैं। आठवां भाव एक जो विवाहेतर संबंध होते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, उनका भाव होता है, स्कैंडल्स का भाव होता है आठवां भाव। इसलिए यदि शादी इन वजहों से टूट रही है तो उसके पीछे आठवें भाव का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। उसके बाद 12वां भाव, 12वां भाव एक सेपरेट होने का भाव है, सेपरेशन को दर्शाता है, अलग होने को दर्शाता है। आप जो वैवाहिक जीवन जी रहे हैं दो दंपत्ति, उनके बीच में एक सेपरेशन, वो 12वें भाव से हम देखते हैं। तो ये हो गए भाव और हमारे ग्रह। अब हम बात करते हैं कि वो कौन से योग हैं, कौन से ऐसे योग हैं जो दर्शाते हैं कि एक व्यक्ति की कुंडली में ऐसे शादी के लिए विपरीत योग बन रहे हैं, डिवोर्स के योग बन रहे हैं। तो वो हम कैसे जानें, उसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले, यदि छठे भाव का जो स्वामी है और सातवें भाव का जो स्वामी है, दोनों एक साथ योग में हों, युति में हों और छठे भाव में ही बैठ जाएं, तो ये एक प्रकार का योग है जो कि वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं सिद्ध होता। उसके बाद यदि छठे भाव का स्वामी और सातवें भाव का स्वामी योग बनाकर युति में 12वें भाव में बैठ जाएं, तो ये भी उन्हीं योगों में आता है जो वैवाहिक जीवन को खराब करता है, उसमें कहीं ना कहीं क्लेश पैदा करता है। उसके बाद यदि सातवें भाव का जो स्वामी है वो 12वें भाव में चला जाए, तो व्यक्ति के जीवन में, वैवाहिक जीवन में दूरी बढ़ती चली जाती है, आपस में पति पत्नी में दूरी बढ़ती चली जाती है, दोनों के बीच सेपरेशन होने लगता है। इसके बाद यदि सातवें भाव का स्वामी और आठवें भाव का स्वामी
एक साथ युति में हों और 8वें भाव में बैठ जाएं, तो ये दिखाता है कि जो भी जीवन साथी है उसकी जो सेहत है वो अच्छी कभी नहीं रहेगी, बहुत मुश्किलें रहेंगी शारीरिक रूप से। और ये भी दिखाता है कि व्यक्ति का कहीं अगर अगर नीच ग्रहों का या खराब ग्रहों का भी उस पर कोई ना कोई प्रभाव पड़ रहा है 8वें भाव पे, तो ऐसी कंडीशन में ये दिखाता है कि व्यक्ति के विवाहितर संबंध हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकते हैं, स्कैंडल्स हो सकते हैं। फिर जो अगला योग है वो है, अब हम शुक्र को देखेंगे। तो यदि एक कुंडली में शुक्र जो है पाप कर्तृ योग में है, मतलब कि दोनों तरफ से एक शुक्र जो है अपने दोनों तरफ से खराब ग्रहों से घिरा हुआ है। जैसे कि शुक्र यदि 5वें भाव में बैठा है तो उस चौथे भाव में मंगल और छठे भाव में सूर्य, तो ये दोनों जो हैं एक बुरा प्रभाव शुक्र के ऊपर डाल रहे हैं। मतलब शुक्र पाप कर्तृ योग में है। पाप कर्तृ योग मतलब कि जब एक कोई ग्रह के 12वें भाव से और उसके अगले भाव मतलब दूसरे भाव में, दोनों में जो नैसर्गिक मेलेफिक प्लैनेट्स कहे गए हैं वो अगर बैठते हैं, जैसे सूर्य, मंगल, राहु, केतु, शनि, तो यदि ये बैठते हैं तो उसको उस समय वहाँ पाप कर्तृ योग बनता है। तो यदि शुक्र इन दो ग्रहों के बीच में, ऐसे ग्रहों के बीच में घिरा हुआ है, तो ये भी वैवाहिक जीवन पर बुरा असर डालते हैं। उसके बाद जब अब यदि शुक्र वक्री है, अर्थात रेट्रोग्रेड है, शुक्र यदि वक्री है और स्ट्रेंथ उसकी अच्छी नहीं है, वो वीक है, और वो छठे भाव, 12वें भाव और 8वें भाव में यदि बैठा हुआ है और एक खराब राशि या शत्रु राशि में बैठा हुआ है, तो ये भी दर्शाता है कि वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहेगा। इसके बाद यदि शुक्र पर, 7वें भाव पर और 7वें भाव का जो स्वामी है, इन तीनों पर यदि मंगल का प्रभाव, राहु का प्रभाव और 8वें भाव का जो स्वामी है उसका प्रभाव पड़ता है, तो व्यक्ति के विवाहितर संबंध होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ज़्यादा होने के चांसेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से शादी में, विवाह में दिक्कतें पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। इसके बाद यदि शुक्र सूर्य के साथ युति में योग बनाकर किसी भी भाव में बैठा है और उस पर बृहस्पति की कोई दृष्टि नहीं है और कोई भी अन्य खराब ग्रह उसको देख रहे हैं, तो ये सिचुएशन को और ख़राब कर देता है, क्योंकि सूर्य और शुक्र दोनों शत्रु हैं आपस में। और यदि ये एक खराब राशि में बैठते हैं, एक खराब भाव में बैठते हैं, जैसे कि छठा भाव, 8वां भाव, 12वां भाव, तो ये जो है काफ़ी हद तक वैवाहिक जीवन को ख़राब कर देता है। इसमें सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं व्यक्ति के डिवोर्स होने के। इसके बाद पर इसमें हमें ये देखना होगा कि सूर्य और शुक्र डिग्री वाइज आपस में कितने नज़दीक हैं। जो जितने नज़दीक होंगे उतना ज़्यादा इम्पैक्ट बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। इसके बाद अब हम देखते हैं शनि के बारे में। शनि वैवाहिक जीवन के लिए एक अच्छा कारक सिद्ध होता है। हालांकि वो सेपरेशन दिखाता है, दूरी दिखाता है, पर शनि विवाह के मामले में देरी करेगा, विवाह जल्दी नहीं होने देगा, देर से होगा विवाह, पर लंबा चलेगा। ये कभी नहीं होगा शनि की वजह से कि विवाह टूट जाए। इसके लिए जो ग्रह जिम्मेदार हैं वो ऊपर के योगों में जो बताए वो ग्रह जिम्मेदार हो जाते हैं। तो शनि ऐसा कभी नहीं करता। शनि जो है हमेशा
देरी करता है, विलंब कर देता है शादी होने में, विवाह होने में, पर वो कभी शादी को तोड़ता नहीं है, विवाह को ख़त्म नहीं करता। अब हम उस पर चर्चा करते हैं जिससे हर व्यक्ति जिसके बारे में मेरे ख्याल से हर व्यक्ति को एक अलग ही भ्रांति है, गलत विचार हैं उसके बारे में, वो है मंगल दोष। आज हम जो बात करेंगे इस पे वो ये है कि मंगल दोष और मंगली में बहुत बड़ा अंतर है। ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग टर्म हैं। ये नहीं है कि मंगल दोष और मंगली होना सेम चीज़ है, ये दोनों अलग अलग पहलू हैं। आज हम जानते हैं क्योंकि जनरल पॉपुलेशन जो जानती है वो यही समझती है कि यदि मैं मंगली हूँ तो मेरे विवाह नहीं चलने वाला, मेरे में दिक्कत आएंगी। ये सब व्यर्थ की बातें हैं जिसको मेरे ख्याल से उन कई ज्योतिषियों ने फैलाया हुआ है अपने फ़ायदे के लिए। तो ये पूरी तरीके से एक भ्रांति है जो समाज में फैला रखी है या फैलाई गई है। तो इसके बीच का एक बहुत बड़ा अंतर है जो आपको मैं आज बताऊंगा। मंगलिक होना अलग चीज़ है। इस दुनिया में लगभग 60% लोग मंगली होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 60% लोगों का वैवाहिक जीवन खराब होगा, वो उनकी वैवाहिक जो दाम्पत्य जीवन है वो बीच में समाप्त हो जाएगा, डिवोर्स हो जाएंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो जाएंगे, विवाह नहीं टिकेगा, कई शादियां होंगी। ये सब व्यर्थ की बातें हैं। वो 60% ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो इसके बीच में एक फ़र्क है। पहले बात करते हैं मंगलिक होना। मंगलिक होने का अर्थ सिर्फ इतना है कि आपकी कुंडली में यदि मंगल 12वें भाव में या पहले भाव में, दूसरे भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में या 8वें भाव में, इन सारे भाव में से किसी एक भाव में बैठ जाता है तो आप मंगली कहलाते हैं, मांगलिक हैं आप। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके मंगल दोष है। मंगल दोष का अर्थ ये है कि जब मंगल इन भावों में तो बैठे पर वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो। वीक का अर्थ यह है कि वो डिग्री वाइज बहुत कमज़ोर है। उसके ऊपर राहु, केतु, सूर्य, शनि, इन सब के साथ वो युति में हो या इन सब की दृष्टि उसके ऊपर पड़े। जो हमारी कुंडली के फंक्शनल मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, अर्थात जो छठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव के जो स्वामी हैं, उनका इम्पैक्ट मंगल के ऊपर पड़ रहा है। मंगल पूरी तरीके से एक खराब भाव में भी बैठा है, पूरी तरीके से कुपित है मंगल। तो ये दिखाता है कि हाँ, आपकी कुंडली में मंगल दोष है। पर मंगलिक होना सिर्फ मंगल का प्लेसमेंट होता है इन भावों में, मंगल दोष अलग है। तो मंगल दोष विवाह में परेशानियां पैदा करता है, पर मंगली होना विवाह में परेशानी पैदा नहीं करता। विलंब कर सकता है, विलंब तो होगा। मैक्सिमम केसेस में ये देखा जाता है कि जो मंगलिक हैं उनकी शादी थोड़ी देर से होती है, जब तक कि कुछ अच्छे कॉम्बिनेशंस नहीं हैं। तो मंगली होना विवाह को विलंब करा सकता है, पर विवाह को तोड़ने में असमर्थ रहेगा हमेशा। वो एक अच्छा जीवन देता है, वैवाहिक जीवन देता है। मंगल दोष विवाह में परेशानियां उत्पन्न करता है। तो ये एक बीच में ये एक सच्चाई है, दोनों के बीच में जो अंतर है ये उसकी सच्चाई है। तो ये भी एक पहलू है जो हमें देखना होता है। और ये सारे योग जो मैंने बताए हैं ये आपको सिर्फ लग्न चार्ट में ही नहीं देखने हैं, ये आपको सारे के सारे योग नवमांश में भी देखने हैं। क्योंकि जब ये सारे योग नवमांश और लग्न दोनों में वैलिड हो जाएंगे, दोनों में ही आप इन दोनों को देख सकेंगे कि हाँ, ये इसमें भी D1 में भी बन रहा है और D9 में भी बन रहा है, तब ये पॉसिबिलिटी सामने आएगी कि हाँ, ये ऐसा हो सकता है। अन्यथा सिर्फ एक चार्ट को देख करके आप ये कभी नहीं कह सकते कि व्यक्ति का डिवोर्स हो सकता है या व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी आ सकती है या व्यक्ति का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चलेगा। तो ये एक चार्ट को देख करके कभी भी नहीं कहा जाता। यदि कोई ज्योतिषी आपको ऐसा करके बता रहा है तो तुरंत उससे हट जाइए, दूर हो जाइए, क्योंकि वो निश्चय ही गलत सलाह देने वाले हैं।
तो ये सारे योग हैं जो आपको दोनों में ही मैच करने हैं। अब हम बात करते हैं कुछ उपायों की, जो आप कर सकते हैं अपने वैवाहिक जीवन को सुधारने के लिए। यदि आप इन परेशानियों से गुज़र रहे हैं, तो अपने वैवाहिक जीवन को सुधारने के लिए आप कुछ कर सकते हैं। पहली बात, यदि आपने कोई रत्न पहना है तो प्लीज़ उसे उतार दें, क्योंकि रत्न इस मामले में कभी आप कारगर नहीं रहेंगे। और रत्नों के बारे में हम विस्तार से एक दिन चर्चा करेंगे, रत्न और मंत्रों के बारे में, कि क्या है उनका अर्थ, असली अर्थ उनका क्या है। तो यदि आप रत्न इस वक्त पहने भी हैं तो उसे उतार दें, वो आपको फ़ायदा नहीं करने वाले हैं। वैवाहिक जीवन के नज़रिए को अगर देखते हैं तो वो नहीं फ़ायदा करेंगे, क्योंकि रत्न को तब पहनना चाहिए जब आपके पास जो आपको चीज़ चाहिए उसके लिए आप इंतज़ार कर सकते हैं लंबा, तब पहनिए। अन्यथा रत्न मत पहनिए। रत्न शॉर्ट टर्म में कभी लाभ नहीं देते, बहुत टाइम लगाते हैं रत्न अपना असर दिखाने में। तो एक मंत्र है जो आपकी ज़िंदगी सुधारने में सक्षम हो सकते हैं और होते हैं। तो जो मंत्र आपको पढ़ने हैं वो दिन में 108 बार पढ़ने हैं। 2 मंत्र हैं, एक गुरु मंत्र और एक शुक्र मंत्र। ये 2 मंत्र आपको पढ़ने हैं रोज़, यदि आप इन परेशानियों से गुज़र रहे हैं। और हनुमान जी की आपको आराधना करनी है, हनुमान जी की पूजा करनी है पूरे मन से। और आपको ये 2 मंत्र जो मैं अभी बता रहा हूँ, गुरु मंत्र और शुक्र मंत्र, 108 बार रोज़ पढ़ना है, तो आपकी परेशानियाँ काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। तो वो है, गुरु मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पत्ये नमः। ओम ब्रह्म बृहस्पत्ये नमः। और शुक्र मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। ओम शुम शुक्राय नमः। तो ये 2 मंत्र हैं जो आपको रोज़ पढ़ने हैं, और इससे आपके वैवाहिक जीवन में एक अच्छा पड़ाव आएगा। एक जो परेशानियां हैं वो दूर होंगी, कम हो जाएंगी। तो ये चीज़ें थीं, ये मेरा ज्ञान था इस विषय के बारे में जो मैंने आप लोगों से शेयर किया। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए हुए लिंक पर आप सब्सक्राइब करें, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब करें। और यदि आपको कोई भी समस्या है अपने बारे में या किसी ज्योतिष के विषय के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई मेल आईडी पर मेल करें। और आप ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है भाव के बारे में या जो आप जानना चाहते हैं, तो नीचे दिए हुए जो लिंक्स हैं उन पर जाएं। उनमें जो मेरे पहले के वीडियोस हैं भाव के बारे में, राशियों के बारे में, ग्रहों के बारे में, आप उनको भी देखें। वो बेसिक वीडियो हैं कि कुंडली में कैसे ये वर्क करते हैं, एक ज्योतिष में इनका क्या नज़रिया है, क्या पहलू है, उनके बारे में मैंने विस्तार से बताया हुआ है। तो अन्यथा हम अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ फिर से हाजिर होंगे, फिर से मिलेंगे। और तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।